YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे युद्ध के मीडिया कवरेज को लेके और इसी श्रृंखला में आगे हम बातचीत करेंगे कि वायलेंस का कवरेज कैसे करता है मीडिया। पहली समस्या है क्योंकि अभी गाजा में इजराइल का जो है वो निरंतर बम वर्षा चल रही है और वहाँ मतलब 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनी बेघर कर दिए गए हैं और तकरीबन 18,000 से अधिक फिलिस्तीनी बम वर्षा में मारे गए हैं। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और यूनाइटेड नेशन ने भी इस पर एक मत राय जाहिर की है कि वहाँ गाजा में युद्ध विराम किया जाए, लेकिन इसके बावजूद युद्ध विराम नहीं हुआ। मैं इस घटना को आप ध्यान में रखें और अ, पूरा का पूरा जो मीडिया कवरेज है युद्ध को लेकर उस पर ध्यान दें। युद्ध स्वतः स्फूर्त नहीं होता बल्कि आयोजित किया जाता है। माध्यमों को शांति की वनिस्पत युद्ध या हिंसा की जरूरत होती है। युद्ध और हिंसा का माहौल नहीं है, फिर भी जनमाध्यम हिंसा या युद्ध भड़काने में लगे रहते हैं। माध्यमों में युद्ध और हिंसा एक नियमित एजेंडा है। यह सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा बिकाऊ माल भी है और रेटिंग इससे हाई रहती है। इससे बाजार को मंदी से उबरने में मदद मिलती है। फैशन के नए नए रूपों और विज्ञापनों को संप्रेषित करने में मदद मिलती है। ऑडियंस के अंदर तनाव और असुरक्षा बोध बना रहता है। यदि युद्ध हिंसा और तनाव की खबरें न हो तो जनमाध्यम हठात नीरस लगने लगते हैं। यही वजह है कि जनमाध्यमों की उन खबरों में दिलचस्पी ज्यादा होती है जो युद्ध हिंसा और तनाव को बनाए रखती हैं। साथ ही एकाधिक नियमित शत्रु की सृष्टि में भी उन्हें आनंद आता है। जैसे हमारे यहाँ दो शत्रु हैं, बल्कि अभी ये कहना होगा तीन शत्रु हैं। पहला शत्रु है जो कि हमारे देश में क्रिएट कर दिया गया, वो है धर्मनिरपेक्षता। और दूसरा शत्रु है जिसको कि क्रिएट कर दिया गया है हमारे जेहन में, जो कि एक्चुअल में नहीं है। ना धर्मनिरपेक्षता एक्चुअल में शत्रु है हमारी, ना एक्चुअल में हमारी मुसलमान शत्रु है, और ना एक्चुअल में हमारा पाकिस्तान शत्रु है। लेकिन ये तीन शत्रु हमारे दिमाग में बिठा दिए गए और चौथा शत्रु जो दिमाग में बिठाया गया वो है कि हिंदुस्तान के लिए जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है इंडिया का अलायंस, कांग्रेस और उसके साथ जुड़ा हुआ जो गठबंधन है जो इंडिया के नाम से आया। ये चार शत्रु ये मीडिया धीरे 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 जेहन में उतार रहा है। तो मैंने लिखा था कि जनमाध्यमों की उन खबरों में दिलचस्पी ज्यादा होती है जो युद्ध हिंसा और तनाव को बनाए रखती हैं। साथ ही एकाधिक नियमित शत्रु की सृष्टि में भी उन्हें आनंद आता है। यह सब ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी के नाम पर किया जाता है। दुखद बात यह है कि जनमाध्यमों की युद्ध और हिंसा के एजेंडे में रुचि होती है, वैसी रुचि शांति के एजेंडे में नहीं होती। यह मीडिया की प्रतिगामी भूमिका है। वे खोज करके युद्ध के समर्थकों को सामने लाते हैं। शांति के पक्षधर संगठनों और जनता को देख ही नहीं पाते। उन्हें बंदूकों की आवाज सुनाई देती है, शांति की आवाज सुनाई नहीं देती। शांति के लिए संघर्ष करते संगठन दिखाई नहीं देते। उन्हें युद्ध के पक्ष में खड़ी सत्ता और सरकार दिखाई देती है, जनता दिखाई नहीं देती कि जनता कहां खड़ी है। समाजवादी सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में समाजवादी सत्ता के पराभव के बाद आमतौर पर लोगों की प्रतिक्रिया थी कि इस तरह और इतनी जल्दी सोवियत समाजवादी संघ का पतन हो जाएगा, इसकी किसी को कल्पना नहीं थी। इन देशों के करोड़ों बासिंदों की राय की तरफ बहुराष्ट्रीय जनमाध्यमों ने देखा तक नहीं कि आखिरकार वे क्या चाहते हैं और वे समाजवाद की तबाही के पक्ष में है या नहीं। मीडिया की नजर में सिर्फ असंतुष्ट थे या समाजवाद के पतन के पक्षधर थे। यही स्थिति मध्य पूर्व में इराक के द्वारा कुवैत पर किए गए अवैध कब्जे के प्रत्युत्तर में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की सेनाओं ने इराक पर हमला करते हुए यह आभास दिया कि अमेरिकी हमले के अलावा
और कोई विकल्प नहीं। अब इराक ध्वस्त पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। जबकि सच्चाई यह थी कि अमेरिकी हमला शुरू होने के पहले ही इराक की सरकार ने कुवैत से सेना हटाने का फैसला ले लिया था। और इसके अलावा यह मसला ऐसा था कि इसे बगैर युद्ध के सुलझाया जा सकता था। किंतु मीडिया की नजर शांति के प्रयासों पर नहीं थी, वह तो युद्ध के पक्ष में था। इराक पर नाटो के हमलों के कारण 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और युद्ध के साथ शुरू हुई आर्थिक पाबंदियों के कारण 30 लाख से ज्यादा बच्चों की बगैर दवाइयों की मौत हो गई और लाखों इराकी युद्ध जनित तबाही का शिकार हुए। लाखों इराकी माइग्रेट करके पड़ोस के देशों में चले गए शरणार्थी बनके। मीडिया ने इस सब की अनदेखी की। अभी जो गाजा में चल रहा है, गाजा में बार बार हमास का जिक्र तो मीडिया कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि बड़े पैमाने पर किस तरह से फिलिस्तीनियों की जानो माल की जो है क्षति की गई है। बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये तो 18,000 से अधिक की जो संख्या है, ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि गिनती हुई नहीं है मरने वालों की। ये तो वह संख्या है जो कि गिनी गई, जो मलबे में दबे पड़े उनकी गिनती हुई नहीं है। और जो 20 लाख के करीब लोग माइग्रेट कर गए, बड़े पैमाने पर माइग्रेट कर गए, उनकी तो खबरें आपको मीडिया में दिखाई नहीं देंगी। यानी मीडिया जो अनदेखी करता है वह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो युद्ध के संदर्भ में हम लोग ध्यान नहीं देते। युद्ध पर जब भी विचार करें तो यह ध्यान रखें कि आज युद्ध की प्रकृति बदल चुकी है। युद्ध प्रबंध का प्राचीन काल में जब प्रयोग शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक इसकी बुनियादी प्रकृति में बदलाव आया है। अमूमन हमारे लेखक प्राचीन कालीन, परंपरागत, आधुनिक और उत्तर आधुनिक सामूहिक हिंसा को युद्ध की संज्ञा से विभूषित करते रहे हैं, किंतु आज युद्ध सामाजिक संस्थान या उद्योग की शक्ल अख्तियार कर चुका। अब युद्ध एक इंडस्ट्री है। अब वायलेंस एक इंडस्ट्री है। अब खाली वो वायलेंस के लिए वायलेंस नहीं होता, बल्कि वायलेंस की इंडस्ट्री है। इसे युद्ध के बजाय महायुद्ध कहना समीचीन होगा। थोड़ी देर के लिए हम अपने दिमाग पर जोर डालें और सोचें, क्या हमें जनमाध्यमों में नियमित महायुद्ध में नहीं फेंक दिया गया है? इस महायुद्ध का एक सिरा पुरुष प्रधान मानसिकता की हिंसाचार से जुड़ता है, तो दूसरा सिरा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के अत्याधुनिक हमलों से जुड़ता है। इन हमलों के जरिए नव साम्राज्यवाद का तर्क निर्मित किया जा रहा है और धीरे धीरे आम दर्शकों को इसके साथ सामंजस्य बिठाने और स्वीकार करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारे भाषिक प्रयोगों को बदला जा रहा है। नए भाषिक प्रयोगों के माध्यम से युद्ध और हिंसा के प्रति सहिष्णु भावबोध पैदा किया जा रहा है। जनमाध्यमों की युद्ध के पक्ष में बढ़ती हुई भूमिका का संबंध साम्राज्यवादी घुमंडलीकरण से है। यह नव औपनिवेशिक शोषण और प्रभुत्व का प्रभावी अस्त्र है। इसके प्रचारक प्रसारक है भूमंडलीय जनमाध्यम, बहुराष्ट्रीय शस्त्र निर्माता कंपनियां तथा बहुराष्ट्रीय वित्तीय कंपनियां। ये 3 बड़े संस्थान हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के प्रचारक हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समूची दुनिया पर साम्राज्यवाद की पकड़ ढीली पड़ी थी। अधिकांश गुलाम देश आजाद हुए। साम्राज्यवाद के शोषण एवं उत्पीड़न का दायरा सिकुड़ा। समाजवादी शिविर का जन्म हुआ। सोवियत संघ के नेतृत्व में उभरे समाजवादी शिविर ने नवोदित राष्ट्रों को आत्मनिर्भर विकास का रास्ता अख्तियार करने, बुनियादी उद्योग धंधों का निर्माण करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस सबका विरोध करने के लिए शीत युद्ध की राजनीति और शस्त्रास्त्रों की अंधी प्रतिस्पर्धा शुरू की गई और नारा दिया गया, समाजवाद का खतरा है सारी दुनिया के। और जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में समाजवाद के खतरे और मार्क्सवाद के भूत, यानी सारी दुनिया को मार्क्सवाद निगल जाएगा। हमारे यहाँ जो अभी जो शासक है वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर मार्क्सवादियों पर हमले करते रहते हैं। समाजवाद के खतरे और मार्क्सवाद के भूत के जरिए सारी दुनिया में, खासकर तीसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप के देशों में वैचारिक हमले किए गए। साम्राज्यवादी हितों के विस्तार के लिए हथियारों के उत्पादन, सूचना तकनीकी के उत्पादन और माध्यम कार्यक्रमों के उत्पादन पर जोर दिया गया। इन 3 क्षेत्रों के जरिए अमेरिकी साम्राज्यवाद ने विश्व भर में अपनी प्रभुता स्थापित की और अपनी शक्ति का विस्तार किया।
विगत 50 वर्षों में इन क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परिसंपत्तियों में बेशुमार वृद्धि हुई, समाजवादी व्यवस्था को गहरा आघात लगा, तीसरी दुनिया के देशों में नव औपनिवेशिक शोषण की चक्की तेज हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी देशों की समस्या थी कि संपत्ति, सत्ता और ताकत का कैसे विस्तार किया जाए। जाहिर तौर पर यह विस्तार शांतिपूर्ण विकास कार्यों से संभव नहीं था। सिर्फ युद्धों का माहौल बनाए रखकर ही साम्राज्यवादी हितों का विस्तार संभव था। युद्धों के लिए शस्त्रों की जरूरत थी और यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो साम्राज्यवाद के विकास की गारंटी कर सकता था। शस्त्र उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास किया गया। यही एकमात्र उद्योग था जहां बेशुमार मुनाफा था। आंकड़े बताते हैं, सन 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की हथियारों की होड़ और सैन्य खर्च के आर्थिक सामाजिक परिणाम महासचिव की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि लड़ाइयां दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर का एक स्थायी लक्षण रही है। हथियारों का प्रयोग काफी बड़े पैमाने पर वास्तव में निरंतर, अक्सर एक ही समय अनेक स्थानों पर किया जा रहा है। हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई करोड़ तक ये संख्या पहुंच चुकी है। बड़ी हद तक ये लड़ाई झगड़े दुनिया के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर हुए हैं। यद्यपि कुछ स्थितियों में कुछ मुख्य शक्तियां इनमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल रही हैं और युद्ध का साजो सामान तो बिना अपवाद इन्हीं शक्तियों ने मुहैया किया है। आगे रिपोर्ट में लिखा है कि इन लड़ाइयों के हिंसात्मक स्वरूप, उनकी व्यापकता तथा अत्यंत विनाशकारिता का परिणाम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां दो हिस्सों में बटी हुई हैं तथा आधुनिक शस्त्रास्त्र तत्काल सुलभ है और ये दोनों बातें अस्त्रों की होड़ का मुख्य लक्षण है। सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में 6 प्रमुख देश आते हैं जिनके खाते में संसार भर के सैन्य व्यय, सैनिक शोध एवं विकास व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। ये देश है अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। विश्व में शस्त्रों का 90% निर्यात यही देश करते हैं। अन्य देशों को जाने वाले मुख्य प्रकार के हथियारों की कुल मात्रा का 95% इन्हीं देशों से आता है। आज शस्त्रास्त्र प्रतिस्पर्धा से कोई देश बचा नहीं है। हथियारों के सौदागर अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए यह प्रचार करते रहते हैं कि यदि इन हथियारों को प्राप्त कर लिया तो उनके देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बड़ी बड़ी शक्तियों के दबाव और आदेश का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन हथियार किसे बेचे जाएं, यह एक राजनीतिक फैसला होता है। सैनिक सलाहकारों एवं प्रशिक्षकों को कहां भेजा जाए, किसे गोला बारूद की सप्लाई की जाए, इत्यादि फैसले राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इस संदर्भ में साम्राज्यवादी मुल्कों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और छोटे अविकसित देशों के हितों की अनदेखी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हथियारों की होड़ दिनों दिन विश्वव्यापी परिघटना बनती जा रही है। यद्यपि इसकी तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में घटती बढ़ती रहती है, मगर शायद ही कोई देश और बड़ा क्षेत्र इससे बचा हो। अनकोट। विशेषज्ञों ने इसके आर्थिक दुष्परिणामों की ओर ध्यान खींचते हुए लिखा है, कोट, यह मामला अत्यंत असमान विनिमय का होता है जिससे गरीब और धनी देशों के बीच दूरी को पाटने के प्रयासों पर विशेष चोट पड़ती है। शस्त्रों के आयातकर्ता के लिए यह अपव्यय मात्र है जिसे लाभप्रद ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। शस्त्र यदि दान में मिले तब भी देख रेख, संचालन अथवा अवसंरचना पर यानी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च घाटे के मद में ही जोड़ना पड़ेगा। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के एक विश्लेषण के आधार पर यह ठोस निष्कर्ष निकाला, कोट, आखिर हथियारों का इस्तेमाल यदि युद्ध में नहीं किया जाता तो भी वे संतुलित आहार, स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा जैसी बुनियादी विकास आवश्यकताओं से आर्थिक संसाधन दूसरी ओर खींचकर अप्रत्यक्ष रूप से हत्या करते हैं।
हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी के आने के बाद में देशी शस्त्र उद्योग का निर्माण की तरफ कदम बढ़ाए जा चुके हैं और भारत 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के शस्त्र सालाना विदेशों से खरीदता है। उसका साइड इफेक्ट क्या है, ये अभी जो स्टॉकहोम के विशेषज्ञों की रिपोर्ट है उसके जरिए मैंने आपके सामने रखा कि संतुलित आहार, स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजें इससे सीधे प्रभावित होती हैं। वस्तुतः शस्त्रों की होड़ में शामिल होकर कोई भी देश ताकतवर नहीं बनता, अपितु कमजोर बनता है। आंद्रेई कोजेरोव ने शस्त्र व्यापार नए नए खतरे कृति में लिखा है कि शिकार और खेल को अलग कर दीजिए तो किसी अस्त्र का एकमात्र प्रयोग एवं एकमात्र सामाजिक आवश्यकता उत्पीड़कों की संस्थाबद्ध हिंसा है जो अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत उत्पीड़कों की हिंसा जो जवाबी इस्तेमाल है और न्यायपूर्ण होती है। कुछ पूंजीवादी समाजशास्त्रियों का कहना है कि हिंसा मनुष्य की एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, उसके अस्तित्व का एक अनिवार्य पक्ष है। यह एक निराशावादी मानव विरोधी निष्कर्ष है। फ्रेडरिक एंगल्स के शब्दों में कहें, बल केवल साधन है, उद्देश्य है आर्थिक लाभ। हिंसा की जरूरत उसी समाज को पड़ती है जहां इसका इस्तेमाल निजी संपत्ति की रक्षा के लिए किया जाता है, जो मानव द्वारा मानव के उत्पीड़न का स्रोत है। पूंजीवादी जगत का लगभग सारा अनुसंधान और विकास कार्य औद्योगिक राष्ट्रों में संकेंद्रित है। इस पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार है। तकनीकी डिजाइनों का 80% अंश उन्हीं के नियंत्रण में है। ये कंपनियां संपत्ति का संचय उपभोग बढ़ाने के लिए नहीं करती, अपितु संपदा का ज्यादा से ज्यादा संचय ही इनकी मूल प्रकृति है। संचय को विनिवेश में लगाने की कोशिश की जाती है और उससे हुई प्राप्तियों को बचत खातों में डाल दिया जाता है। साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के कारण विषमता, असमानता एवं अलोकतांत्रिक मानसिकता का तेजी से विकास हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ी है। विश्व की 200 सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का 1960 में विश्व के सकल घरेलू उत्पादन के 17% हिस्से पर कब्जा था, जो 1982 में बढ़कर 24% हो गया और 1995 में 32% हो गया। आज उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। एक अन्य कृति में ग्राचोव और येर्मोस्किन ने लिखा, उनकी कृति का नाम है नई सूचना व्यवस्था अथवा मनोवैज्ञानिक युद्ध, कि सैन्य सूचना और संचार के अंतर संबंधों को विश्लेषित करते हुए इन दोनों लेखकों ने लिखा कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में निरंतर चढ़ाव आने और पूंजीवादी व्यवस्था में गंभीर संकटों के आने के साथ साथ विचारधारा के क्षेत्र में भी संघर्ष तेज हुआ। आधुनिक साम्राज्यवाद अपनी विचारधारात्मक सेवाओं के संकेंद्रण की तरफ विशेष ध्यान दे रहा है ताकि एक ऐसे सशक्त हिरावल का निर्माण किया जा सके जो स्थानीय और विश्व के पैमाने पर सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिरोध करने की क्षमता रखता हो। आर्थिक, सैनिक और विचारधारात्मक प्रसार एकाकार हो गए हैं। 50 और 60 के दशक में उपजे पूंजीवादी संकट के कारण शस्त्र उद्योग में पूंजी निवेश ज्यादा हुआ। सन 47 से 70 के दौरान 1100 बिलियन डॉलर का सैन्य उद्देश्यों पर निवेश किया गया। इस क्षेत्र में क्रमशः वृद्धि होती रही। सन 1998 में रक्षा बजट अमेरिका का 252 बिलियन डॉलर था, जो 2000 में बढ़कर 281 बिलियन डॉलर हो गया। यह अन्य प्रमुख 6 देशों के रक्षा बजट के कुल रक्षा बजट के बराबर है। और ये स्थिति जो पैदा हुई 1998 में, वह मार्जिन, वह अंतर आज भी अमेरिका का अन्य विकसित देशों के साथ बना हुआ है। अमेरिकी प्रशासन का यह फैसला है कि सन 2006 तक रक्षा बजट में 112 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी की जाएगी। आज की डेट में जो बढ़ोतरी है वो ट्रिलियन में है। ये एक पुरानी चीज है जो कि रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी है। वो ये कि स्टार वार कार्यक्रम पर 7 बिलियन डॉलर खर्च करने का फैसला किया गया एक जमाने में।
सारी दुनिया के रक्षा खर्चों से तुलना करें तो पाएंगे कि अमेरिका का कुल विश्व का रक्षा खर्च, विश्व का जो रक्षा खर्च है उसका अकेले अमेरिका सिर्फ 36% से अधिक खर्च करता है। ये डाटा है 95-96 का। आज स्थिति उससे कई गुना ज्यादा बदल चुकी है। कहने का मतलब ये कि एक नई समस्या हमारे बीच में जन्म ले चुकी है, वो ये कि अब पीस पर कोई बात नहीं करता। युद्ध पर और वायलेंस पर बात करते हैं, पीस पर कोई बात नहीं करता, सद्भावना पर कोई बात नहीं करता। सद्भावना पर बात करने वालों को लांछित किया जाता है, पीस पर बात करने वालों को लांछित किया जाता है, जबकि कायदे से समाज को पीस और सद्भावना की जरूरत है। उसका कारण क्या है? ये जो पीस का और सद्भावना का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यह है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो कि अनडिजायरेबल पीस नाम से एक रिपोर्ट 1967 में तैयार की गई थी और ये 1969 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट की भूमिका में जेके गिलब्रिथ एवं 15 अमेरिकी विद्वानों ने लिखा कि पूंजीवाद की स्थिरता के लिए युद्ध एकमात्र रास्ता है। युद्ध हमारे समाज की कुछ अनिवार्य जरूरतों की पूर्ति करता है, जिससे समाज को स्थिरता प्राप्त होती है। खासकर अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध का विकल्प खोजना असंभव है। कोई भी तकनीक नहीं है जो बेरोजगारी पर नियंत्रण कर सके। आमतौर पर विकसित राष्ट्रों में सूचना तकनीकी के विकास की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की जाती है, किंतु हकीकत यह है कि उन समाजों में असमानता बढ़ी है और यह असमानता लगातार बढ़ रही है। यानी वायलेंस बढ़ रहा है और सामाजिक असमानता बढ़ रही है, और इससे फायदा कैसे है? पूंजीवादी व्यवस्था को। इसलिए वायलेंस और हिंसा ये दो चीजें हैं, वायलेंस और युद्ध ये दो चीजें हैं। इंटीग्रेटेड ढंग से इंटरनली वायलेंस को प्रमोट करो और एक्सटर्नली युद्ध को प्रमोट करो। ये एक बहुत ही बड़ा फिनोमेना है जो कि पूरी दुनिया में, भारत भी उसमें शामिल है, उसमें ये चल रहा है। और भारत में एक एडेड एलिमेंट है जो कि दुनिया के इस वायलेंस के फिनोमेना से जुड़ा हुआ, वो है हेट्रेड, नफरत। नफरत का एक पूरा का पूरा उद्योग है, और नफरत और हिंसा और युद्ध, और इसका आधार है झूठ, झूठ और झूठ। प्रोपेगेंडा के जरिए, मीडिया कैंपेन के जरिए इतना झूठ बोलो कि वायलेंस आपको अच्छा लगे, इतना झूठ बोलो कि युद्ध आपको अच्छा लगे, इतना झूठ बोलो कि हिंसा करने वाले और युद्ध करने वाले आपको अच्छे लगे और नायक लगे। और यही वह प्रोपेगेंडा टेक्निक है जो कि पूरे ग्लोबल स्तर पर एक्टिव है। फिलहाल इतना ही।